वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 को कैरी ऑन करेंगे और नाइट्रिक एसिड की बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बात करेंगे। नाइट्रस एसिड हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, आज हम नाइट्रिक एसिड को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ जनरल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर इसकी कलर की बात करें तो यूजुअली वाइट है, येलोइश ब्राउन भी मिलेगा आपको। ये जो येलोइश ब्राउन कलर है ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में मिलेगा, यानी जब आप इसको कुछ देर के लिए पड़ा रहने देंगे और तो एयर से रिएक्शन के नतीजे में इसका कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम वाइट टू येलोइश ब्राउन। दूसरी बात यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जो ईज़िली अपने आयंस में टूट जाए। सो दिस इज़ ईज़िली आयोनाइजेबल into its ions in solution in water। तो ये H प्लस आइंस में और नाइट्रेट आयन में ब्रेकअप होने की सलाहियत रखता है, यानी कि ईज़िली प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेंट और आर्हेनियस के मुताबिक फिर यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड गिना जाएगा। उसके बाद ये है कि इसकी प्रेपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपेयर करने के लिए हम नाइट्रेट सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट जो है NO3- आयन वो एक एक्टिव आयन है, इंग्रेडिएंट है इसका। तो ये हमें मिलता है सॉल्ट से, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट है। तो ये इनकी नेचुरल एग्जिस्टेंसेस हैं, कैल्शियम की और सोडियम की एज नाइट्रेट्स, एज क्लोराइड्स, एज फॉस्फेट्स। तो नाइट्रेट्स में अगर आपको मिल जाए तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं एसिड से ट्रीट करवा कर, सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन बहरहाल नाइट्रेट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो नेचुरल एग्जिस्टेंस यानी कोई मेटल की जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर एसिड है तो बेस से रिएक्शन देगा। तो ये अगली बात है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होंगे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होंगे। इसके बाद ये बात इसकी एक अहम है यूजेस के कॉन्टेक्स्ट में कि ये यूज्ड एज आइदर फर्टिलाइजर्स है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़। एमोनियम नाइट्रेट इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर। इसमें अमोनियम आयन भी प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ज़मीन को चाहिए, पौधे को चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं सॉइल के। तो इसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड से ये मटेरियल हासिल किए जाते हैं। नाइट्रिक एसिड इसमें यूटिलाइज होती है एज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। उसके बाद अगला यूज़ जो है वो एक्सप्लोजिव्स में है। इनसे जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनती हैं जो एक्सप्लोजिव्स या फायर्स, पटाखों वगैरह में इस्तेमाल हो सकती है। इसमें एक TNT का नाम आता है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। बेंजीन रिंग के साथ जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे होते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पे। इस कंपाउंड को कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ये बेंजीन है और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के लिए रिंग, और ये एक्सप्लोजिव्स में इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्लोजिव्स फॉर्म करने में ये कंपाउंड। अगली बात इसकी, ये आखिरी बात इसकी जनरल सी बातों में वो ये है कि ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये है कि ये अगली स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, उसके इलेक्ट्रॉन नंबर को, उसके प्लस के चार्ज को जो है वो मज़ीद बढ़ा देता है, तो नेगेटिव चार्ज कम कर देता है। तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अपनी
सॉरी ऑक्सीजन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। HNO3 है, नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल स्टेज यहाँ टेक प्लेस करेगा और इसके साथ जो है वो 3 ऑक्सीजन्स हैं और किसी एक ऑक्सीजन के साथ आगे हाइड्रोजन भी है। तो ये इस तरह का या इससे मिलता जुलता एक प्लेनर सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ आपको मिलेगा। प्लेनर का मतलब है कि फ्लैट है। यहाँ पे हर एटम जब मॉलिक्यूल में जाता है तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अपना ऑक्टेट 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करने की तरफ जाता है। तो यहाँ अब हम इसको देखें, अगर इस तरह ही अगर अरेंज्ड हैं फॉर इंस्टेंस तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। और ये याद रखिएगा कि किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड भी है तो फिर ये मिलाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब देखिएगा यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इधर दिए, एक यहाँ से आया। तो आप देखेंगे कि इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी 2, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 का मतलब ये है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो रेडिली डोनेट करने, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। इसके 1s में 2 है, इसके 2s में 2 हैं और इसके 2p में 3 हैं। तीनों ओरिएंटेशंस में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो ये px, py एंड pz तो रेडिली 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत रखती है। यूजुअली 3 डोनेट करती है क्योंकि वो अनपेयर्ड हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ इस केस में आप देखें तो इसने 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, जो कि ये कर सकती थी। और कोवलेंट बॉन्ड्स क्योंकि फॉर्म हुए तो बाकी 4 जो उधर से आए वो भी इसके मदार का हिस्सा बन गए, तो 8 हो गए। अब ऑक्सीजन की तरफ आएँ तो ऑक्सीजन इसका नेबर है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कि 8 है। इसके पास 1s में 2 हैं, 2s में 2 हैं, 2p में 4 हैं, 2px में सिंगल, 2py में सिंगल, 2pz में सिंगल। अब एक बचा, वो यहाँ पेयर हो जाएगा। तो इसके पास 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत है हर ऑक्सीजन के पास। यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ इस ऑक्सीजन ने 2 किए, इसने 1 किया। तो अब कुल मिला के इसके पास 1 जोड़ा है, तो बाकी कितने जोड़े इसके पास होने चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 3 पेयर्स और ये चौथा मिलाकर इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये 1 पेयर मौजूद है, बाकी 2 अनपेयर्ड हैं और 1 इसने यहाँ हाइड्रोजन को देना है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से 1 लेना है। तो इस तरह इसका भी आप देखेंगे कि ऑक्टेट विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। तो ये है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है इसके 1s में 2 हैं, 1s में 1 है, तो इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो दे दिया, 1 ले लिया, तो इसका ऑक्टेट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। और इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इस ऑक्सीजन के लिए इसने 2 और 2 4 इसके पास हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाली इलेक्ट्रॉन चार्ज इन दोनों पे इक्विवेलेंट है, लेकिन इस पे ज़्यादा है। लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अगर बात करें खाली तो इसके पास 3 है। तो दिस इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट, HNO3 के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज और इसके अगेंस्ट नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो भी ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होगी और उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होगी, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डेंसिटी
उसके पास सबसे ज़्यादा है, और नाइट्रोजन है पॉजिटिव होना ही होना है क्योंकि इसकी सेंट्रल स्टेज है। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है क्योंकि इसमें मोर देन वन पॉसिबिलिटीज़ हैं एटम्स की अरेंजमेंट की या बॉन्ड्स की अरेंजमेंट की। तो ये डबल बॉन्ड किसी भी ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, नॉट नेसेसरीली विद दिस। कोई भी तीन में से एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगी तब जाके ये एक मोस्ट कंपैटिबल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और वो किसके साथ है हमें नहीं पता, लेकिन किसी एक के साथ है या होगा। तो ये है इसका एक स्ट्रक्चर। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर है और इस तरह की ओरिएंटेशन है। अब हम इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे चलते हैं। इसके जो मोस्ट रेडिली अवेलेबल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है उसमें मैंने अभी पहले भी जिक्र छेड़ा कि सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट इन्वॉल्व होगी, और नाइट्रेट के पीछे सोडियम भी हो सकती है और कोई भी हो। जनरली हम सोडियम से बात कर लेते हैं, लेकिन ये सोडियम को नेसेसिटी नहीं है। इट कुड बी पोटाशियम नाइट्रेट, इट कुड बी कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट्स की नेचुरल एग्जिस्टेंस है इन मेटल्स की और की फॉर्म में एज नाइट्रेट्स। तो साथ आपने इंटरेक्ट कराना है सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। तो सॉल्ट को बेसिकली आप एसिडिफाई कर रहे हैं और इसकी एसिडिफिकेशन है। एसिड जो है वो बेसिकली प्रोटॉन डोनेट करता है, तो यहाँ जब इसको प्रोटॉन डोनेट होगा तो ये HNO3 तो बन जाएगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलेगा आपको Na2SO4, साथ एक सॉल्ट और मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो HNO3 प्रोटॉन लिबरेशन और K2SO4 इज़ द सॉल्ट। और कैल्शियम नाइट्रेट के केस में HNO3 और इसके साथ आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट। सो दिस इज़ CaSO4। दूसरा मेथड नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। इसके कई नाम हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें अमोनिया इन्वॉल्व है, और इस तरह के और भी इसके नाम हैं, लेकिन यहाँ नामों से ज़्यादा काम पे तवज्जो देते हैं। नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो पहले नाइट्रोजन का आप कराएंगे इंटरैक्ट ऑक्सीजन से, नहीं, नाइट्रोजन से स्टार्ट करके आप फॉर्म करेंगे पहले अमोनिया। ये है बॉर्न-हेबर प्रोसेस। अमोनिया जो है फिर इसको आप ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो ऑक्सीडाइज कराने के नतीजे में आपको मिलता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड इस केस में, और साथ वाटर। इस नाइट्रोजन के ऑक्साइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं ऑक्सीजन की एडिशन, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और बस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनेगा। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको आप करवाएंगे पानी से इंटरैक्ट, तो फिर आपको मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड। तो ये डिफरेंट चैम्बर्स में ये रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। नाइट्रोजन से बात स्टार्ट करते हुए फिर ये HNO3 की फॉर्मेशन तक जाती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन का। अब हम इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, और सबसे पहला रिएक्शन डीकम्पोजिशन है। देखें ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डीकम्पोज तो आप इसको करवा सकते हैं। एक है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन तो पानी में टूटना है, वो H+ आयंस में पानी इसको तोड़ लेगा और ये नाइट्रेट आयंस। एक है डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन के नतीजे में आपको नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स मिलेंगे। इस केस में नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड मिल सकता है, वाटर मिल सकता है, साथ ऑक्सीजन भी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो सकती है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें वेरिएशंस मुमकिन है, डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस में करवा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है, कॉन्सनट्रेटेड है, तो फिर ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड वेरी भी कर सकता है। तो डीकम्पोज अपने किसी न किसी ऑक्साइड में ही होगा, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। दूसरा रिएक्शन इसका एसिड है तो बेस के साथ है। बेस के साथ
ये HNO3 है और इसको आप किसी भी बेस के साथ स्ट्रॉन्ग या वीक के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो वाटर, सॉल्ट और वाटर मिलना है, इस केस में सोडियम नाइट्रेट और वाटर। अब हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डील करते हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि इसके HNO3 की जो ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटीज़ है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी है, या अगली स्पीशी का इलेक्ट्रॉन नंबर कम करने की सलाहियत है और उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने की सलाहियत है, वो इसमें ज़्यादा है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटीज़ इसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ को ओवरटेक कर लेती हैं और उसकी वजह इसके 3 ऑक्सीजन हैं और नाइट्रोजन का बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना भी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना भी है। ये दोनों इसमें वजूहात हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें और हाईली रिएक्टिव भी है तो फ़ौरन इंटरेक्ट भी कर लेता है नाइट्रिक एसिड। मेटल आर्ट्स के साथ ये यूजुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इंटरेक्ट करते हुए उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसी न किसी सस्टेनेबल फॉर्म में। सल्फ़र के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड, यूजुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ आपको वाटर मिलता है। इसके बाद फास्फोरस के साथ यूजुअली आपको H3PO4 फास्फोरिक एसिड मिलता है और साथ इसके जो है वो वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड ही मिलते हैं। इसके अलावा कार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज ईजीली कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में ईजीली ऑक्सीडाइज हो भी जाता है। तो ये साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और कोई और ऑक्साइड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, लेकिन यहाँ यूजुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब एक्ट कर रहा है तो फिर यूजुअली नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड की बात ही करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड में गया, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +4 है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव कम हुआ। इसी तरह फास्फोरस की अगर बात करें तो यहाँ 0 है और इसमें निकाल लेंगे हम कि कितनी है, 3 और 4 -8 +3 +5 में। इसी तरह से कार्बन में यहाँ 0 है एलिमेंटल फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड में +4। तीनों केसेस में ऑक्सीडेशन हो गई। और इस तरह से जो, और नाइट्रोजन की बात करें आप, यहाँ नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो HNO3 में इक्वेट करें 0 से, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है। हाइड्रोजन का +1 प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का -2 और इंटू 3 एटम्स, -6 प्लस नाइट्रोजन +1, तो ये बना -5 और नाइट्रोजन का यहाँ आया 5 प्लस के साथ। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो +4 है। तो यहाँ आप तीनों केसेस में देख लें कि ये +5 से +4 में गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर काम किया है। तो ये है बात नाइट्रोजन की कि ये ख़ुद भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग हो जाती है एज़ पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो मेटल आर्ट्स के साथ नाइट्रिक एसिड इंटरेक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है। इसमें सिर्फ एक बात बतानी है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स और इट कुड आल्सो बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डिपेंड करता है नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पे कितना है। SO2 भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि इनकी ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो ऑक्सीडाइज होकर जो भी फॉर्म बनती है वो मोर देन 1 हो सकती है। ये बाज़ मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करके उनको भी ऑक्सीडाइज ये कर देता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इंटरेक्ट कर देगा, उनको क्रोड कर देगा, तो ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अब मैग्नीशियम ही अगर आ गई इसकी प्रॉक्सिमिटी में तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगी। बाई प्रोडक्ट्स वेरी कर सकते हैं, यहाँ इस केस में हाइड्रोजन है, यानी कि ज़्यादा कंप्लीट ऑक्सीडेशन है
ऑक्सीजन बची ही नहीं और हाइड्रोजन खाली इवॉल्व हो गई। इसके साथ मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ के साथ भी मैंगनीज़ कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं समझने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटीज़ को। मैंगनीज़ MnNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आई। तो इस तरह कॉपर के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, कॉपर को भी ये करोड कर देगा इंटरेक्ट करके, और यहाँ पे आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा CuNO3 ट्वाइस। और हाइड्रोजन नहीं मिलेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मिल सकता है। अब ये कॉपर की करैक्टरिस्टिक्स पे बात चली जाएगी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्यों मिली और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन क्यों मिली। ये वेरी करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज मेटलॉइड्स, इट कैन आल्सो ऑक्सीडाइज मेटल्स। एक और लिख लेते हैं, जिंक की बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट मेटल है क्योंकि। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अपने जहन में रखिएगा। मैग्नीशियम की यूजुअली +2 होती है, मैंगनीज़ की +2, कॉपर की +2 और +3 दोनों, जिंक की +2। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स मेटल्स के इन्वॉल्व होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यानी कि रिड्यूस करने, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने और होने की कैपेबिलिटी, उस पर बात चली जाती है फिर, जिसकी वजह से हमें बाई प्रोडक्ट्स वेरीड मिलते हैं। ऑक्सीडाइज तो ये सारे ही होंगे नाइट्रिक एसिड से। अब यहाँ भी आपको नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड और साथ वाटर मिलेगा। रिएक्शन जो है वो अगेन ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अगेन इसका फंक्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स को इन कंपाउंड फॉर्म, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आयोडीन, मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद इट यू विल गेट वाटर। अब हम थोड़ी सी बात एक्वा रीगा की कर लेते हैं। ये एक मिक्सचर है ऑफ 2 एसिड्स। किस प्रोपोर्शन में? 1 पार्ट वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो 1 पार्ट इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 हिस्से कॉन्सेंट्रेटेड HCl के होंगे। इनको मिक्स कराया जाएगा और कंटिन्यूस स्टीरिंग और एक स्पेशली अरेंज्ड कोई चैम्बर होना ज़रूरी है। बहरहाल ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दे कैन कॉज डैमेज, सो लॉट ऑफ केयर इज़ रिक्वायर्ड टू मिक्स दैम। मिक्सिंग होने के बाद ये क्या बनाएंगे? ये एनायनिक पार्ट्स ने ही कुछ ना कुछ मिल के बनना है और वो नाइट्रोसाइल्स की फॉर्मेशन है। तो ये नाइट्रोसाइल कंपाउंड्स यानी जो NO हैलाइड्स हैं, दीज आर नाइट्रोसाइल क्लोराइड्स, दिस इज़ नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ये है वो एक्टिव कंपाउंड जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है। गोल्ड को और ऐसी मेटल्स को जो आम तौर पर इंटरेक्ट नहीं करती या कोरोड नहीं हो पाती या उनकी सरफेस वॉश ऑफ नहीं हो पाती रिएक्टिविटी के नतीजे में किसी भी चीज़ से, वहाँ फिर ये नाइट्रोसाइल जो है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट का काम प्ले करता है। इसके साथ हमें क्लोरीन गैस मिलती है, साथ वाटर मिलता है। तो प्राइमरीली जो नाइट्रोसाइल है इससे हमें क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन या एलिमेंटल क्लोरीन हासिल होती है। और ये जो एलिमेंटल क्लोरीन है बेसिकली इसका इंटरेक्शन है उसके साथ गोल्ड वगैरह या ऐसी मेटल्स के साथ जिनको आपने प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में ही एसिडिक इन्वायरमेंट में ही ये रिएक्शन कैरी ऑन होगा। तो जो गोल्ड है वो अपने साथ प्रोटॉन भी और क्लोरीन्स भी अटैच कर लेगी और एक नई चीज़
बन जाएगी जिसका नाम है क्लोरोऑरिक एसिड। अब ये जो क्लोरोऑरिक एसिड है, क्लोरोऑरिक एसिड, ये वाला एसिड यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट चैम्बर में, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक तरफ इम्प्योर गोल्ड और एक तरफ प्योर गोल्ड। दिस इज़ इम्प्योर गोल्ड फॉर एग्जांपल, और दिस इज़ प्योर गोल्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है वो ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूजुअली हमें वही इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, उसी के एटम्स या आयंस पे मुश्तमिल जो हम इलेक्ट्रोड्स के लिए मटेरियल लेते हैं, ख़ास तौर पे जब ऐसी मेटल चाहिए हो जिनको हमने प्योरीफाई करना हो या मास बढ़ाना हो, तो ये यूज़ होगा यहाँ पे। इस तरह का एक गोल्ड का क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट और फिर इलेक्ट्रिकल करंट की मौजूदगी में एनोड एंड से कैथोड एंड तक जो है वो काम होगा इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र का।